नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं फॉर ए हाइड्रोलिक कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑन एन ऑब्जेक्ट द फ्रैक्शनल चेंज इन ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम एंड इट्स बल्क मॉडुलस आर रिलेटेड एज। ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट है, तो रिलेशन क्या बनता है, तो बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, और ये आपको कह रहे हैं ये कांस्टेंट है। तो बल्क मॉडुलस जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है डेल्टा वी बाई वी, ये बल्क मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या बनेगा, आपको आंसर बनेगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं क्यूब है एल्यूमिनियम का, उसकी साइड्स दी हैं और शेयरिंग फोर्स दिया है, और टॉप फेस जो है वो डिस्प्लेस हो जा रही है 0.02 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम फेस। शेयरिंग स्ट्रेन कितना होगा, तो शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है वो होता है डेल्टा एक्स अपॉन एल। डेल्टा एक्स ये है कि ऊपर वाली जो टॉप सरफेस है वो बॉटम सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हो गई है, तो वो है आपका 0.02 सेंटीमीटर, और टोटल साइड जो है वो 0.1 मीटर है। तो 0.1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए तो ये भी सेंटीमीटर ही होना चाहिए। तो जो शेयरिंग स्ट्रेन मिलेगा वो आपको मिलेगा 0.002, और उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द लोअर सरफेस ऑफ द क्यूब इज फिक्स्ड ऑन द अपर सरफेस, फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द सरफेस। ठीक, तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये मान लिया लोअर सरफेस है और ये एक क्यूब है जो कि जिसकी लोअर सरफेस फिक्स है। लोअर सरफेस फिक्स है और अपर सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो 30 डिग्री पे लग रहा है, इज अप्लाइड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम इट्स सरफेस। ठीक, तो हम कैसे भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लगा सकते हैं, और ये जो एंगल है ये दिया आपको 30 डिग्री। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट, मान लिया एफ फोर्सेस के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, ये आएगा एफ कॉस 30, और एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा, ये बनेगा एफ साइन 30। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा। तो ये जो एफ कॉस 30 वाला चेंज है ये शेयर प्रोड्यूस करेगा, और शेयर में शेप में चेंज आता है, साइज़ में ज़्यादा चेंज नहीं आता है। और एफ साइन 30 वाला जो फोर्स है ये शेप नहीं बदलेगा, ये साइज़ बदलेगा। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्रिएट करेगा और ये शेयर स्ट्रेन क्रिएट करेगा, तो शेप और साइज़ दोनों में ही चेंज आएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द अपर एंड ऑफ द वायर ऑफ रेडियस 4 मिलीमीटर एंड लेंथ 100 सेंटीमीटर इज क्लैम्प्ड एंड इट्स अदर एंड इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल 30 डिग्री, और शेयर एंगल पूछ रहे हैं। तो शेयर और ट्विस्ट के बीच में एंगल का रिलेशन होता है, तो वो आप समझ लीजिए ज़रा। जैसे मान लिया इस तरह की सिचुएशन है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है ये, और इसकी लेंथ एल है, रेडियस इसकी आर है। तो जो यहाँ से घुमाया है हमने वो एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है, इसको अगर मैं अल्फ़ा लिखूँ, उसको मैं अल्फ़ा लिख रहा हूँ, कितना एंगल घुमाया है। और जो शेयर स्ट्रेन आता है वो ये आएगा कि ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल जो होता है, ठीक है, ये शेयर स्ट्रेन है, ये थीटा है। तो रिलेशन ये होता है आपका कि थीटा इंटू एल इज इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट इंटू रेडियस। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसमें कौन क्या क्या चीज़ें एक बार ध्यान से समझ लो। एल्फा जो है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और आर जो है वो उसकी रेडियस है, थीटा जो है वो एंगल ऑफ शेयर है, और एल जो है उसकी लेंथ है। ठीक, और इनका प्रोडक्ट जो है वो सेम होता है। अब आपको देखना है आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको दिया है, थीटा हमें निकालना है, एंगल ऑफ शेयर ये हमें निकालना है, थीटा हमें निकालना है। लेंथ कितनी है, लेंथ है आपकी 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में रखते हैं, 100 सेंटीमीटर लेंथ है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट 30 डिग्री है। ठीक, और रेडियस कितनी है, तो रेडियस 4 मिलीमीटर है। 4 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/10 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम शेयर का एंगल निकाल सकते हैं, थीटा कितना आएगा, तो वो आपका मिलेगा 30 इंटू 4 अपॉन 1000। तो ये 120 अपॉन 1000 हो गया, तो ये 0.12 आ गया। 0.12 डिग्री जो है ये मिलेगा आपको
shear strain, एंगल ऑफ shear भी कह सकते हो आप इसको. So your answer will be B part. नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो रॉन्ग स्टेटमेंट इसका क्या था, सी पार्ट था. अगले क्वेश्चन में भी वही है कि रॉड की लेंथ दी है, उसकी रेडियस दी है, एंगल ऑफ ट्विस्ट दिया है और शेयर स्ट्रेन का एंगल पूछ रहे हैं. ठीक, तो रॉड की लेंथ इंटू शेयर स्ट्रेन का एंगल इज इक्वल टू रेडियस इंटू ट्विस्ट का एंगल, ये रिलेशन होता है. तो शेयर लेंथ जो है 2 मीटर, शेयर का एंगल पूछ रहे हैं थीटा, रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो मीटर्स में डालेंगे तो 1/100, और ट्विस्ट का एंगल दिया है 0.8 रेडियन, 0.8 रेडियन. तो यहाँ से जो थीटा आपका आएगा वो आ जाएगा 0.004 रेडियन. सो योर आंसर विल बी बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ जिलेटिन इज 60 मिलीमीटर बाई 60 मिलीमीटर बाई 20 मिलीमीटर व्हेन अनस्ट्रेस्ड. ठीक, एक ब्लॉक है, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है, और एक फोर्स है 0.025 का, उसको टेंजेंशियली अप्लाई कर रहे हैं अपर सरफेस में, causing 5 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द लोअर सरफेस. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड रिगार्डिंग द ब्लॉक. ठीक है, तो सबसे पहली बात है शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा. शेयरिंग स्ट्रेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया. तो पहले वही निकाल लेते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया. तो शेयर फोर्स कितना है, वो है 0.245 न्यूटन, और एरिया जो है वो 60/60 है, 60 मिलीमीटर बाई 60 मिलीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 36 और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻⁴. तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो 2450 बन जाएगा ये, अपॉन 36. ये बनेगा पास्कल, ये बनेगा आपका शेयर स्ट्रेन, सॉरी शेयर स्ट्रेस. तो इसको डिवाइड करके देखते हैं जरा ये कितना आने वाला है. तो ये है आपका 2450 डिवाइडेड बाई 36, तो ये अराउंड 68 आ जा रहा है, 68.055, तो 68.1 कह सकते हैं इसको हम. तो जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो ए पार्ट आंसर आपका सही हो गया. अब शेयरिंग स्ट्रेन कितना होगा, तो शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है वो हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई एल. तो कितना अपर सरफेस कितना शिफ्ट हुई है, तो 5 मिलीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और जो थिकनेस है वो 20 मिलीमीटर है. तो शेयरिंग स्ट्रेन जो आ रहा है वो 0.25 आ रहा है, लेकिन यूनिट पास्कल नहीं होगी. यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ इन्होंने यूनिट जो दे दी है वो क्या दे दिया, वो पास्कल दे दिया. तो शेयरिंग स्ट्रेन की यूनिट, शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू 0.25 तो आ रही है, लेकिन यूनिट पास्कल नहीं होगी. ठीक, फिर पूछ रहे हैं शेयर मॉडुलस कितना होगा. तो शेयर मॉडुलस जो होता है वो हो जाएगा शेयर स्ट्रेस, दैट इज 68.1 अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, दैट इज़ 1/4. तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वाला भी सही हो जाएगा. ठीक है, तो आपका थर्ड भी सही हो जाएगा और आपका फर्स्ट भी सही है. सेकंड सिर्फ किस लिए गलत हो गया, सेकंड की यूनिट सही नहीं इसलिए गलत हो गया. तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड जाएगा आंसर. ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 3000 मीटर. द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी पूछ रहे हैं कितना होगा, और बल्क मॉडुलस दिया हुआ है. तो सारी वैल्यू डालनी है, सिर्फ आंसर निकाल देना आपको, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी. तो यहाँ से डेल्टा वी बाई वी जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस डेल्टा पी होगा रो जी एच अपॉन बल्क मॉडुलस. तो सारी वैल्यू डालोगे आपको आंसर मिल जाएगा. और परसेंटेज में पूछा है तो लास्ट में क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ से भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना. और नेगेटिव साइन ये कहता है कि वॉल्यूम जो है वो कंप्रेशन हुआ होगा. अब वो खुद ही कह रहे हैं फ्रैक्शनल कंप्रेशन, क्वेश्चन में खुद ही कह रहे हैं कि क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शनल कंप्रेशन फाइंड करना है. तो अब आपको फिर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, आंसर में तो लेकिन एक माइनस आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक स्क्वायर लेड स्लैब है, उसकी साइड 50 सेंटीमीटर, थिकनेस सिर्फ 10 सेंटीमीटर है, और एक शेयर फोर्स लगाया ऑन इट्स नैरो फेस. ठीक, ऑन इट्स नैरो फेस. तो अब इसको बनाना पड़ेगा कि ये होगा कैसे, दिखेगा कैसे ये. तो स्लैब फिर कुछ इस तरह से रखी होगी.
लेकिन ये नैरो फेस का मतलब क्या स्लैब इस तरह से रखी हुई है? इस तरह की सिचुएशन है? स्क्वायर स्लैब है, साइड तो उसकी 50 बाई 50 दी हुई है, यानी ये जो ये जो एरिया होगा वो 50 बाई 50 का होगा, लेकिन ये आपकी 10 सेंटीमीटर है। और नैरो सरफेस तो यही है, और इसी पे फोर्स कह रहे हैं कि शेयरिंग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और पूरा बनाए तो इस तरह से इसको और पूरा बनाया जा सकता है, इस तरह से। ठीक है, द लोअर एज इज राइवेटेड एट द फ्लोर, लोअर एज को फ्लोर पे फिक्स कर दिया गया है, ये फ्लोर पे फिक्स है। और अपर एज कितना डिस्प्लेस हो जाएगी ये पूछ रहे हैं, और शेयरिंग मॉडुलस दिया है। ठीक है, तो सारी वैल्यू निकालते हैं फिर। तो शेयरिंग मॉडुलस 5.6 इंटू 10⁻⁹ किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दिया है? फोर्स दिया है 9 इंटू 10⁻⁴ अपॉन एरिया कितना? तो 15 इंटू 10, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स कितना शिफ्ट हो जाएगा? अपॉन एल, एल 50 सेंटीमीटर है, तो 0.5 मीटर उसको लिखा जा सकता है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये -4 ऊपर जाके +4 के साथ मिलके +8 हो जाएगा, और +8 और +9 को कैंसिल करेंगे तो एक 10 बचेगा। तो यहाँ से अगर हमें डेल्टा एक्स फाइंड करना है, इस पॉइंट से हम ये वाला, इस पॉइंट वाले टर्म से ये वाला पॉइंट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट खत्म हो गया, ये दोनों पॉइंट खत्म हो गए, तो डेल्टा एक्स कितना आने वाला? 5 इंटू 9 अपॉन 500 इंटू 56, और एक 10 भी बचा हुआ है, ये एक 10 भी बचा है, तो एक ज़ीरो और आएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, 100 टाइम्स चला जाएगा, और ये आपका आ गया 9/5 6, और 3 जीरो मिलेंगे आपको। तो 3 जीरो का मतलब है ये मिलीमीटर हो गया, तो ये आ जाएगा 9/56 मिलीमीटर, और 9/56 को 0.16 लिखा जा सकता है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 0.16 मिलीमीटर आना चाहिए, ए पार्ट आंसर मिलना चाहिए आपका। इस तरह की ये सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है आपको, पानी की कंप्रेसिबिलिटी दी हुई है आपको, और कह रहे हैं इफ़ 1 लीटर इज सब्जेक्ट टू ए प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी को उल्टा करेंगे तो बल्क मॉडुलस मिल जाएगा, यानी 1/कंप्रेसिबिलिटी, ये बल्क मॉडुलस हो गया। और बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी ओवर वी। तो सारी वैल्यू बस डालनी और आंसर मिलेगा आपको। 6 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी कितना है, तो प्रेशर जो बढ़ा रहे हैं 4 इंटू 10⁻7 लगा रहे हैं, अपॉन डेल्टा वी आपको निकालना है, डिक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है, और वी जो दिया है वो 1 लीटर दिया है, तो आंसर लीटर में ही चाहिए, आंसर सीसी में चाहिए, तो 1 लीटर को सीसी में डालेंगे तो 1000 सीसी हो जाता है, 1 लीटर में 1000 सीसी होता है। तो यहाँ से जब हम डेल्टा वी निकालेंगे तो डेल्टा वी आपका आ जाएगा -4 इंटू 10⁻7, और ये 1000 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 6 इंटू 10⁻10 भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -10 और ये 3 ज़ीरो और ये +7, ये सब खत्म हो जाएगा ये। तो आपका आंसर आया -24 सीसी, माइनस ये कह रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, सो योर आंसर विल बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द वॉल्यूम चेंज टू ए सॉलिड कॉपर क्यूब, द वॉल्यूम चेंज ऑफ ए सॉलिड कॉपर क्यूब 10 सेंटीमीटर ऑन एन एज व्हेन सब्जेक्ट टू ए प्रेशर ऑफ 7 मेगा पास्कल इज, वॉल्यूम चेंज पूछ रहे हैं कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम फॉर्मूला है, फिर से लगा देते हैं। तो बल्क मॉडुलस जो होता है वो होता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी बाई वी जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा माइनस डेल्टा पी अपॉन बीटा। तो आपको बल्क वॉल्यूम में चेंज निकालना है डेल्टा वी, तो हो जाएगा माइनस डेल्टा पी इंटू वॉल्यूम अपॉन बीटा। अब आपको सारी वैल्यू डाल देनी है, माइनस साइन तो ये कहेगा कि वॉल्यूम घट जाएगा, बस इतनी सी बात है। प्रेशर कितना बढ़ा है? 7 मेगा पास्कल यानी 10⁻6। वॉल्यूम कितना है? 1.1 मीटर, तो 10⁻³ मीटर क्यूब, अपॉन बल्क मॉडुलस जो है वो 140 गीगा पास्कल है। गीगा का मतलब हो गया 10⁻9 पास्कल, ये बनेगा।
तो अब देख लीजिए कितना आएगा, और ये मीटर क्यूब में आएगा। अब इसमें अगर 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये 6 और 6 12 -3 ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 7/40 का मतलब हो जाएगा 1/20, और 1/20 को आप लिख सकते हो 0.05, यानी 5 × 10⁻², cc, इतना वॉल्यूम में चेंज आएगा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, टू पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेज सच एज 5000 न्यूटन आर अप्लाइड टेंजेंशियली टू द अपर एंड लोअर फेसेस ऑफ ए क्यूबिकल मेटल ब्लॉक ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ शेयर पूछ रहे हैं कितना होगा। एंगल ऑफ शेयर पूछ रहे हैं कितना होगा। तो फोर्स आपको पता है दिया है 5000 न्यूटन, और फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस हो जाएगा, और शेयर स्ट्रेन आपको दिया है, शेयर मॉडुलस दिया हुआ है। शेयर मॉडुलस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन, और शेयर स्ट्रेन को एंगल ऑफ शेयर भी कह सकते हो आप, थीटा। तो यहाँ से थीटा ही पूछा गया, तो थीटा आ जाएगा एफ अपॉन ईटा ए। सारी वैल्यू डालते हैं, आंसर आएगा। फोर्स कितना है 5000 न्यूटन, ईटा कितना है, तो ईटा जो है वो आपका 80 गीगा पास्कल, यानी 10⁻9, और एरिया 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा, लेकिन वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, मीटर स्क्वायर बनाना होगा तो 10⁻⁻4। तो ये -4 और ये +9, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा +5, +5 ऊपर जाएगा -5 बन जाएगा, ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो 10⁻2 बचेगा ऊपर, और 5 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 125 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ रहा है 10⁻2, और नीचे आ रहा है 80 × 125। 80 × 125 जो बनेगा वो 10,000 हो जाएगा। तो ये 10⁻6 आंसर आ रहा है रेडियन। ये बनेगा एंगल ऑफ शेयर, या शेयर स्ट्रेन भी आप इसको कह सकते हो। तो आंसर आपका मैच करेगा सी पार्ट। If the potential energy of the spring is V on stretching it by 2 cm, then its potential energy when it is stretched by 10 cm। तो स्ट्रेचिंग से पोटेंशियल एनर्जी का जो कनेक्शन होता है वो सिंपल ही है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर होती है। अगर स्प्रिंग को हम 2 सेंटीमीटर, अगर हम स्प्रिंग का इलोंगेशन जो है वो 5 गुना बढ़ा रहे हैं, पहले 2 सेंटीमीटर था, उससे बढ़ा के अब आप 10 सेंटीमीटर खींच रहे हो, तो इलोंगेशन अगर 5 गुना बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी 25 गुना बढ़ जाएगी। तो पहले अगर पोटेंशियल एनर्जी वी थी तो अब आपकी हो जाएगी 25V। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, दो वायर हैं, दोनों का डायमीटर सेम है, सेम मटेरियल है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें सेम है, डायमीटर सेम है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम हो गया। ठीक, लेंथ एक की एल है और एक की लेंथ क्या है 2L है। सेम मटेरियल है, मतलब यंग्स मॉडुलस सेम है, और दोनों पे एफ फोर्स अप्लाई किया, दोनों पे जो फोर्स अप्लाई किया वो एफ है। वर्क डन का रेशियो पूछ रहे हैं, तो वर्क डन जो होता है वही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जो कि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ के इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, डेल्टा एल इलोंगेशन हो जाएगा, या एक्स ही लिख देता हूँ मैं इसको, हाफ के इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब समझने वाली बात यह है, क्या इसको हम एफ स्क्वायर अपॉन 2 के लिखा जा सकता है, के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और एफ के डेल्टा एक्स के बराबर होता है, तो एफ स्क्वायर अपॉन 2 के बन जाएगा, और के की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी YA/L। तो ये बन गया वर्क डन का फॉर्मूला, ये बन गया। ठीक, ये बन गया F²L/2Y। अब समझने वाली बात यह है कि फोर्स सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, एरिया सेम है, और सिर्फ लेंथ के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो लेंथ जिसमें डबल होगी उसमें वर्क डन भी डबल हो जाएगा, तो वर्क डन का रेशियो 1:2 बनेगा। ए पार्ट आंसर मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 मीटर लॉन्ग वायर है, सीलिंग से हैंग कर दिया है, और उसका वेट 10 kg हैंग कर दिया लोअर एंड पे, और वो 1 मीटर फ्लोर से ऊपर है। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। ये वायर हैंग किया है यहाँ पे, और उसके साथ एक वेट हैंग कर दिया इस तरह से, और ग्राउंड से ये 1 मीटर ऊपर था, ये मान लिया ग्राउंड है। टोटल वायर की लेंथ 5 मीटर है, और ये 10 kg का है ये। ठीक, अब कह रहे हैं इस वेट की वजह से वायर में इलोंगेशन 1 मिलीमीटर हुआ है, 1 मिलीमीटर इलोंगेशन हुआ है। ठीक,
तो स्ट्रेचिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर ड्यू टू स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग की वजह से इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो जब भी ब्लॉक नीचे खींचेगा तो इसकी जो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका आधा इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर होता है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होता है एम जी एच, मास कितना है 10 kg, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और हाइट कितना नीचे गई है 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ तो ये 0.1 जूल जो है वो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और इसका आधा जो होगा वो इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी 0.05 जूल जो है वो इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक ब्रास रॉड है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है आपको, लेंथ पता है, और इस कंप्रेस लेंथ वाइज बाई ए वेट ऑफ 5 kg, 5 kg के फोर्स से हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इफ यंग्स, देखते हैं क्या कह रहे हैं। मॉडुलस ऑफ यंग्स, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है ब्रास की आपको, और जी की वैल्यू दी है, और इंक्रीज इन एनर्जी पूछ रहे हैं रॉड की कितनी होगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, इस फॉर्मेट से हम करेंगे जो हमने किया था। जो इंक्रीज इन एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ के डेल्टा एक्स का स्क्वायर। इसको हम ऐसा ले सकते हैं एफ स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स के, और जो इलास्टिसिटी का कांस्टेंट होगा के उसको लिखा जा सकता है वाई ए ओवर एल। अब सारी वैल्यूज़ आपको पता है, यंग्स मॉडुलस पता है, एरिया पता है, लेंथ पता है, और जो फोर्स आप लगा रहे हो वो भी आपको पता है। ठीक, एम के बराबर कर देना फोर्स, और आपसे पूछ रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, तो ये स्टोर इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ऐसे करना है। ठीक है, हर इलास्टिक रॉड एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, खास पॉइंट है, हर इलास्टिक रॉड एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बनता है वाई ए बाई एल। तो इस कंसेप्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने ये जो फॉर्मूला लगाया वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया है, और जिसको फिर हमने इसमें कन्वर्ट किया, और के की जगह हमने वाई ए बाई एल डाल दिया। हर इलास्टिक रॉड एक स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा वाई ए बाई एल। If one end of the wire is fixed with a rigid support and the other end is stretched by a force of 10 Newton, then the increase in length is 0.5 millimeter. The ratio of the energy of the wire and the work done in displacing it through 1 millimeter by the weight. The ratio of the energy of the wire and the work done in displacing it through 1.5 millimeter of the by the weight. ठीक, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिंपल सी बात है कि अगर कोई वायर है उसमें आपने कोई वेट हैंग कर दिया और ये कुछ इलोंगेट हो रहा है, तो जो वेट का वर्क डन होता है वो एम होता है, लेकिन इसकी आधी एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर होती है, यानी इसमें जो स्टोर होगी एनर्जी वो उसकी हाफ होगी। तो यही पूछ रहे हैं वर्क डन और एनर्जी स्टोर्ड में क्या रिलेशन है। तो वर्क डन का आधा जो है वो एनर्जी स्टोर होता है, द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द वायर एंड द वर्क डन। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। एनर्जी और वर्क डन का रेशियो 1:2 हो जाएगा। के स्प्रिंग कांस्टेंट है, वर्क डन पूछ रहे हैं इंक्रीजिंग इट्स एक्सटेंशन फ्रॉम L1 टू L2, L1 से L2 बढ़ाने के लिए कितना कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन हो जाएगा आपका फाइनल एनर्जी हाफ के L2 स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी। जो वर्क डन होगा वो इंक्रीज इन एनर्जी के तो बराबर होगा, तो क्या आंसर बनेगा k/2 तो आ जाएगा आपका कॉमन, और यहाँ बनेगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक 4 kg का मास है, उसको वर्टिकली हैंग किया है स्लाइड स्प्रिंग से, और हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, और स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है 2 सेंटीमीटर से। तो क्या इससे हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं? ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट बिल्कुल निकाल सकते हैं, F इक्वल टू के एक्स वाला फॉर्मूला लगा के। फोर्स कितना लगाया 4 kg मतलब 40 न्यूटन कह देते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालना, इलोंगेशन 2 सेंटीमीटर यानी 0.02। तो के जो आएगा वो आपका आ जाएगा 40/0.02 यानी 4000/2 यानी 2000 आ जाएगा, 2000 न्यूटन पर मीटर ये बनेगा। अब कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जो वर्क होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के स्टोरेज के बराबर हो जाएगा। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के कितना है, के आपका 2000 है, और इलोंगेशन 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁻⁴। तो ये बनेगा आपका 1000, और ये 2.5 आ जाएगा, 2.5 जूल, और जी की वैल्यू अगर 9.8 डालते तो 2.45 जूल बनता। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका बी पार्ट। ए और बी आर मेड ऑफ फ्रॉम द सेम मटेरियल, ए हैज द ट्वाइस द डायमीटर 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ बी।
तो एक वायर है ए, एक वायर है बी, दोनों का मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम है इसका मतलब ये है कि यंग्स मॉडुलस सेम होगा। तो वाई का, ए का भी यंग्स मॉडुलस वाई है, बी का भी वाई है। ए का डायमीटर डबल है, ए का डायमीटर डबल है तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, और लेंथ 3 गुनी है, तो बी की लेंथ अगर एल है तो ए की लेंथ हो जाएगी 3L। ठीक। इफ़ द इलास्टिक लिमिट्स आर नॉट रीच, इलास्टिक लिमिट के अंदर है, व्हेन ईच इज स्ट्रेच्ड बाय द सेम टेंशन, फोर्स दोनों में सेम है। तो अगर इसमें भी फोर्स एफ लगाया तो इसमें भी फोर्स क्या लगाया, एफ ही लगाया आपने। ठीक। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला बनाया उसी से करते हैं। एनर्जी स्टोर जो होती है वो हाफ की एक्स स्क्वायर होती है, उसको एफ स्क्वायर अपॉन 2 के लिखा जा सकता है, और के की वैल्यू होती है वाई ए बाई एल। इससे करते हैं इसको। तो अब जरा यहाँ समझने वाली बात ये कि फोर्स दोनों में सेम लग रहा है और मटेरियल दोनों का सेम है, यानी सारी जो एनर्जी स्टोर्ड का जो रेशियो होगा यू, वो एल बाई ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यू ए अपॉन यू बी इज इक्वल टू बनने वाला एल ए अपॉन एल बी डिवाइडेड बाई ए अपॉन ए बी। एल ए अपॉन एल बी बनेगा 3 और ए अपॉन ए बी नीचे आएगा 4, 3/4 आएगा आंसर। 3:4 का रेशियो बनेगा इसका, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का ग्राफ है, और बी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और सी पे आपने इलोंगेशन किया है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और ए पे आपने कंप्रेस किया उसको तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक, साफ पता लग रहा है बी जो है वो नेचुरल डिस्टेंस है, और सी में आपकी डिस्टेंस ज़्यादा हुई। सब सी की डिस्टेंस जब ज़्यादा हुई है, अगर आपने खींच दिया है, दूर डिस्टेंस बढ़ गया एटम्स के बीच की, इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ गया, तो फोर्स कैसा हुआ, अट्रैक्टिव। वैसे ही पता लग सकता है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। तो जब स्लोप पॉजिटिव होगी तो फोर्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे स्लोप जो है वो पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव। ए पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो ए पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव। तो सी पे होगा अट्रैक्शन, ए पे होगा रिपल्शन, और बी पे नेट फोर्स 0 होगा। तो ये आंसर बनेगा अट्रैक्टेड व्हेन एक्स लाइज बिटवीन बी एंड सी एंड रिपेल्ड व्हेन एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म मेटल रॉड है, उसका एरिया दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना कम कर रहे हो वो भी आपको दिया है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी दिया है, यंग्स मॉडुलस भी दिया है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहे हैं। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इलोंगेशन निकालें या फोर्स निकालें, फोर्स कितना होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा, रिजिड एंड के बीच में फिक्स किया हुआ हमने इसको, तो वो जाता है वाई ए एल्फा डेल्टा टी, ये फोर्स होगा। ठीक, और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। दूसरा स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को अगर लिखना चाहें तो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो इससे हम काम करेंगे, ज़्यादा सही है। स्ट्रेस आप यहाँ से निकाल सकते हो फोर्स अपॉन एरिया करके, तो एरिया यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो स्ट्रेस आ जाएगा हाफ टाइम्स स्ट्रेस का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस वाई। तो वाई से वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो एनर्जी डेंसिटी आपको मिलेगी वो बन रही है वाई एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर अपॉन 2। अब आपके पास सब कुछ है, सारी वैल्यू आपको डालनी है और आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी।